नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार सारथी एजुकेशन अड्डा में। और आज का इस क्लास का जो हमारे सरहद सीरीज का 21वां दिन है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं। यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो भी आप लोग अपना सहयोग करेंगे, और सहयोग क्या करना है भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और सभी जो क्वेश्चंस हम करा रहे हैं अभी फिलहाल इस सरहद सीरीज में, तो ये जो है सभी आप लोगों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज चलेंगे, लेसन वाइज चलेंगे। पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लें। क्या करें कि यदि ए बी से 25% कम है। देखिए दो संख्याएं हैं, अब वो संख्याएं कितनी हैं हमें नहीं पता है, लेकिन जो ए है बी से 25% कम है, तो कह सकते हैं कि अगर ये 100 है तो ये 25% कम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो अगर 2b माइनस ए, अब हमें जो है वो जो क्वेश्चन दिया हुआ है 2b माइनस ए बाई ए का मान क्या होगा ये बताना है। अगर 2b रखें तो 200 हो जाएगा। अगर 200 में से अगर हम लोग देखें कि 75 घटा दें, क्योंकि जैसे बोल रहा है, तो 200 में से अगर 75 घटाएं तो 125 हो जाएगा। और 125 बटे में ए की वैल्यू कितनी है भाई, 75 है। अगर हम लोग 25 से कटाएं तो ये 5 बार में कटेगा और ये 3 बार में है। 5 बटे में कितना हो जाएगा भाई, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य से 30% कम है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। देखिए जस्ट ये प्रश्न जो है उसी प्रकार का है जैसा कि अभी हम लोगों ने पहला देखा है। ये आपका सीपी हो गया, ये आपका एसपी हो गया। मतलब ये हो गया आपका क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, और ये सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य है। सेल मीन्स क्या होता है, बेचना होता है। तो कह रहा है कि उस वस्तु का जो है 30% कम है सेलिंग प्राइस से। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा भाई, 30% कम 70 हो जाएगा। अब मान के चलो कि आपने कोई 70 रुपये में कोई वस्तु खरीदा है, 70 रुपये में किसी वस्तु को खरीदा है और 100 रुपये में बेच दिए, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा भाई, 30 रुपये होगा। और यही आपका परसेंटेज में बताना है कि लाभ कितना होगा। तो क्या होता है, लाभ बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है हमारा 70 इंटू क्या हो जाएगा भाई, 100 हो जाएगा। सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कट जाएगा, ऊपर में हो जाएगा 300 बटे में 7%, या अगर इस ऑप्शन के अनुसार चले तो 7 चौक 28, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। 4 इन तीनों में नहीं है, 4 इसमें है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई, डी सही होगा। यानी कि 42.86% राइट आंसर। क्योंकि कटाएंगे तो 7 चौक 28, पहले तो 4 आना ही चाहिए ना। 300 है तो क्लियर है यहाँ तक। यहाँ तक तो भाई कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन दिया है उसके अकॉर्डिंग कर दिए हैं कि जो हमारा सेलिंग प्राइस है उससे कॉस्ट प्राइस 30% कम है। जिसको 100 मान लिए उसको 70 मान लिए, बाकी आप लोग आगे निकाल सकते हैं। कह रहा कि x रेशियो y 6:5, x रेशियो y 6:5 है, और z रेशियो y 9:25 है। कितना है भाई, 9:25। तो x और z यानी कि y से y कट जाएगा, तो 6/5 इसको कैसे रखते हैं भाई, 9/25। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं कितना हो जाएगा कट करके, यानी कि 9 छक 54, 25 5 125। ठीक है, 54 और 125 आप लोगों का आंसर होगा, इसको गुणा करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें x और z का ही मान बताना है, x और z का ही मान बताना है। नेक्स्ट करा कि यदि मनोज 486 रुपए में 324 टॉफियां खरीदता है, 486 रुपए में उसने 324 टॉफी खरीदा है। अब उस पर 50% लाभ कमाने के लिए 90 रुपए में उसको कितना टॉफी बेचना चाहिए। आखिर 90 रुपए में कितना वो टॉफी बेचेगा भाई। तो देखिए क्या पूछ रहा है भाई, एस सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। 486 रुपए में 324 टॉफी खरीदा है,
इस पर ये फायदा कमाना चाहता है 50% का, तो 150/100 हो जाएगा। गुणे क्या हो जाएगा भाई 90, क्योंकि 90 रुपए में बोल रहे हैं ना। चलिए ध्यान देते हैं, 3 और ये हो जाएगा 2, 3 से 1 कट जाएगा क्या, एक बार में 108 बार में, 2 से 1 कट जाएगा क्या, 2 4 3। अब इसको हम लोग कैलकुलेशन 4 3 7 2 9 8 1 9, ठीक है। अभी भी ये कटेगा, 8 3 का 24 81 बार में, और ये कटेगा 36 बार में, फिर कटेगा 9 से 9 9 81 9 4 का 36, और ये कह रहा है कितने में 90 रुपये में बेचने का, तो 1/90 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 9/4 गुणे 1/90, इसे कट जाएगा कितने बार में, 10 बार में, यानी कि 10 4 का 40 टॉफी इसको बेचना पड़ेगा। 90 रुपये में कितना टॉफी बेचेगा, 40 टॉफी, तब जाकर के इसको 50% का फायदा होगा। अगला प्रश्न क्या है भाई कि ए तथा बी क्रमशः 28,000 तथा 42,000 का निवेश करके एक साथ कारोबार शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन जो है पार्टनरशिप का है, और पार्टनरशिप से भी प्रश्न जो है हर एग्जाम में, ऐसा जरूरी नहीं कि हर शिफ्ट में पूछा है, लेकिन जब पूछा है तो कम से कम 2 क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। ऐसा हम लोग देखते आ रहे हैं। तो कह रहा है कि 2 पर्सन से ए एंड बी, ठीक, ये 28,000 का निवेश किया है, 28,000 रुपये लगाया है, और ये 42,000 रुपये लगाया है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ए 8 महीने के लिए लगाता है और बी जो है 1 वर्ष के लिए। ए जो है 8 महीने के लिए, तो ये कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए, ठीक। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 21,125 रुपये है, तो बी का हिस्सा क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, यहां पर 000 से 000 कट हो जाएगा। ये 4 के पहाड़े में 2 बार में, 4 के पहाड़े में 3 बार में है, ठीक है। अब देखेंगे 7 14, 14 का पहाड़ा में ये 2 बार में है, 14 का पहाड़ा में ये 3 बार में है, 2 दूनी का 4, और ये हो जाएगा 3 का 9, 4:9 के रेशियो में इन लोगों का निवेश आ गया है। क्या आया है, 4 और 9 के। अब कह रहे हैं कि कुल लाभ जो है, कुल लाभ यानी कुल लाभ मतलब कुल रेशियो को रखना पड़ेगा, 9 4 13, 13 से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी। कितना है, 21,125 रुपये। और बी का हिस्सा कितना है भाई, 9 है, क्योंकि बी का पूछ रहा है, बी का ही तो पूछा है ना। 13 से कटाते हैं, एक बार में 13 और 8 बचा, 13 छक 78, 3 बचा है, 13 दूनी का 26 और 13 पाँचे 65, ठीक। अब इसको इसे गुणा कर देते हैं, तो 16 से 44 यानी कि 44 से ज्यादा आएगा, मतलब ऑप्शन डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, डी हो जाएगा, क्योंकि 44 से है, तभी 25 9 बार आएगा। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो 44 मतलब कि 144 से ज्यादा आएगा, ये सभी जो है 144 से कम है। अगर स्टार्टिंग का पॉइंट देखें, इन लोगों का स्टार्टिंग की संख्याएं देखें, स्टार्टिंग का अंक देखें, यही एक जो है जो कि 144 से ज्यादा है, मतलब यही इसका आंसर होगा। गुणा करके भी आप लोग कंफर्म कर सकते हैं। अगला क्या है भाई, करा कि 35 39 41 46 27 तथा x का औसत 38 है। कितनी संख्याएं हो जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल वैल्यू जो होगा 38 को 6 से गुणा करने पर ही प्राप्त होगा, है ना। अब मैंने बताया था कि ऐसे संख्याओं को जल्दी कैसे जोड़ेंगे, तो 5 9 5 14 14 1 15 15 6 21 21 21 7 28। हासिल कितना बचा है भाई, 2 बचा है, साथ में x चल रहा है अलग से। 3 3 6 4 10 4 14 2 16 और 2 कितना हुआ 18, यानी कि x बराबर 8 छक 48, हासिल 4, 36 18 4 22 और -188 हो जाएगा 0 4, यानी कि जो x की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी भाई, 40 हो जाएगी। तो ऐसे प्रश्न में तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। ये एवरेज का जो है स्टार्टिंग पॉइंट है, टाइप 1 के प्रश्न हैं। अगला जो है मेंसुरेशन से प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से सीखेंगे। यदि आपको लग रहा है कि आपको कुछ सीखने को समझने का इससे मिल रहा है, तो फिर ध्यान रखिएगा
कि सहायता जरूर कीजिएगा। ठीक है, एक वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। एक वर्ग है और एक वृत्त है जो कि दोनों का क्या है भाई, परिमाप समान है। परिमाप इसका क्या होता है 2πr और इसका क्या होता है भाई 4 × a। क्लियर है? तो पहले तो हमें भुजा निकालना पड़ेगा, इस वर्ग का भुजा निकालना पड़ेगा, तभी तो इसका क्षेत्रफल निकाल पाएंगे, यानी कि a का मान निकालना पड़ेगा। 2 से ये कट जाएगा 2 बार में। पाई की वैल्यू 22/7 और इसका क्षेत्रफल दे दिया है जी, क्षेत्रफल दे दिया है। परिमाप समान है लेकिन वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया है। ओके ओके, थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। वृत्त इसका परिमाप समान दिया है, उससे कोई समस्या नहीं है। चलिए, क्या कह रहा है भाई कि एक वर्ग तथा एक वृत्त का परिमाप समान है, यानी कि इसका 2πr होता है तो इसका 4a होता है। ये दोनों क्या है, समान है। चलिए आगे की कैलकुलेशन करते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। हमें r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, r की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो कह रहा है कि 2464 है, 16 चौका 64। ठीक है, 22/7 r² 24 64 कटाएंगे इसको। 22 से एक बार में 22 2 बचा 26 हुआ, फिर एक बार में 22 जाएगा, 4 बचा 22 दूनी का 44। r² बराबर 112 × 7 हो जाएगा। r की वैल्यू अगर निकालें तो अंडर रूट में हो जाएगा 112 × 7। ठीक है, 67 बलोतरा से 16 × 7 × 7 यानी कि 4 × 7 मतलब 7 चौक 28। r की वैल्यू कितनी आ गई, r की वैल्यू कितनी आई है भाई 28 आई है। r की वैल्यू कितनी आ गई 28 आ गई। बात समझ में आ गया? जब r की वैल्यू 28 आ गई, r की वैल्यू यदि 28 आ गई तो इसकी वैल्यू अब इसमें रखेंगे तो हमारा आ जाएगा a का मान, इससे ही कट जाएगा 2 बार में। चलिए 2 बार में कटा दिए। इसका वैल्यू जो हो गया 22/7, इसका r का मान आ गया ठीक 28। चलिए आगे देखेंगे। और r का वैल्यू कितना आया है भाई 28 आया है, बराबर इधर में 2 और a बचा हुआ है, इससे कट जाएगा 4 बार में। यानी कि 2 और a की जो वैल्यू आएगी 22 चौक 88 और a की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 44। और इसका क्या निकालना है भाई, क्षेत्रफल निकालना है। तो भुजा स्क्वायर होता है तो 44 का स्क्वायर कर देंगे। 4 चौक 16 हासिल 1 4 चौक 16 16 32 1 33 हो जाएगा। क्या हासिल में कितना बचा भाई 3 और 4 चौक 16 3 19 1936। पहले r का वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों का परिमाप दिया हुआ है तो उसकी वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे r का। इससे हमारा क्या आ जाएगा भाई, वर्ग की ये भुजा आ जाएगी, ये पूरा भुजा आ जाएगी। और भुजा आने के बाद जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर साइड स्क्वायर होता है, उस तरीके से इसका हम लोग एरिया फाइंड कर लेंगे। एरिया किसका भाई, तो स्क्वायर का ही तो पूछ रहा है, तो 1936 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न जो है ये भी मेंस्ट्रुएशन का ही प्रश्न है। मेंस्ट्रुएशन का प्रश्न जो है सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, क्योंकि इसका कोई भाई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट होता जरूर बताते। ठीक है, करके एक लंब वृत्तीय बेलन जो होता है वो इस प्रकार का होता है ना। इसकी ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर, इसके आधार का व्यास दिया है d 3.5। तो अगर हम लोग r की बात करें तो क्या हो जाएगा भाई 1.75 होगा क्या 1.75 होगा, क्योंकि इसका जब आधा करेंगे तो ये हमारे पास आएगा। क्लियर है? चलिए आगे ध्यान देते हैं हम लोग क्या कह रहा है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई r² और h होता है। पाई के वैल्यू 22/7, r की वैल्यू कितनी आई है 175/100 लिख सकते हैं, और गुणे 175/100 लिख सकते हैं 2 बार। गुणे h की वैल्यू कितनी आई है भाई 16 दी हुई है। अब इसका करेंगे कैलकुलेशन, आ जाएगा 25 के पहाड़ा में ये 7 बार में, 25 के पहाड़ा में ये 4 बार में। ये भी
7 बार में और ये भी 4 बार में, 4 चौका 16 और इससे ये कट जाएगा। ठीक है, 22 को जब 7 से करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि इसका जो आयतन होगा वो 154 सेंटीमीटर क्यूब होगा। क्लियर है? ये तो भाई फॉर्मूले से है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है। क्लियर? पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिए क्या दिया है। कह रहा है कि पीयूष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ रहा है। वह प्रत्येक तीसरे किलोमीटर के अंत में आराम करने के लिए 5 मिनट रुकता है। तो 56 किलोमीटर अगर उसको जाना रहेगा पीयूष को, ठीक है, पीयूष को अगर 56 किलोमीटर जाना है तो पूरा कितना समय लग जाएगा, क्योंकि वो उसको बीच में रेस्ट भी कर रहा है 5-5 मिनट का हर तीसरे किलोमीटर पर। तो पहले तो मान लो अगर हमें समय निकालना रहेगा तो दूरी बटे में चाल हो जाएगा। दूरी कितना है? 56 किलोमीटर। चाल कितना है? 8 7 56, यानी कि उसको 7 घंटे लगते। 7 घंटे कब लगते? 7 घंटे कब लगते? देखिए इसमें 7 घंटा भी दिया हुआ है, लेकिन 7 घंटा कब लगता है? जब वो लगातार चलता। बात समझ में आ रहा है? जब वो लगातार चलता तो फिर उसको 7 घंटा लगता है, लेकिन 3 किलोमीटर पर उसको आराम करने की 9 बता रही है, वो भी 5 मिनट के लिए। तो पहले तो देखेंगे कि 56 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है ना, तो इसका रेस्टिंग पॉइंट निकालते हैं। 56 किलोमीटर इसको जाना है और प्रत्येक 3 किलोमीटर पर वो 5 मिनट के लिए रुक रहा है, यानी कि 56 किलोमीटर अगर जाना रहेगा तो वो 3 किलोमीटर पे रुक रहा है। तो पहले तो ये देखेंगे कितने बार रुक रहा है, उसको कितने बार रुकने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो 19 57 38 54 18 बार, 18 बार रुकेगा। 38 54 यानी कि 94 किलोमीटर पर एक बार रुकेगा, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चला जाएगा। तो लास्ट वाला तो काउंट नहीं करेंगे। जैसे बंदर और पोल वाला पढ़े होंगे आप लोग अगर प्रश्न, तो लास्ट में जब पोल पर पहुंच जाता है तो ये मान लिया जाता है कि बंदर वहां पर जाकर के उसको पकड़ लिया। अब वो नीचे सरकेगा नहीं, नीचे छलकेगा नहीं। ठीक है, तो यहां पर वही कह रहा है कि भाई 18वां बार जब रुकेगा 54 किलोमीटर पर, तो 19वें बार उसको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो अपने गंतव्य स्थान तक, अपना डेस्टिनेशन है वहां पर वो पहुंच चुका है। यहां तक क्लियर है? तो जब 18 बार रुक रहा है और 5-5 मिनट के लिए रुक रहा है, तो 18 5 क्या हो जाएगा? 90, यानी कि वो कुल 90 मिनट, यानी कि 1.5 घंटे। 90 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 1.5 घंटे भी लिख सकते हैं। 1.5 घंटे वो रुकेगा बीच में। तो 7 घंटा ये और 1.5 घंटा ये, कुल मिला करके 8.5 घंटा रुकेगा, यानी कि 8 घंटा 30 मिनट भी तो कह सकते हैं। तो जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो एक बार देख लेंगे कि आखिर नहीं रुकेगा तो कैसे चलेगा, कितने समय में चल जाएगा, फिर वो कितने बार रुक रहा है और कितने समय के लिए रुक रहा है। जो बार आएगा और जो समय आएगा उसको गुणा करके देख लेंगे कितने समय के लिए रुक रहा है, फिर लास्टली उस समय में जोड़ देंगे, यानी कि टोटली इसको 8.5 घंटा लगेगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कह रहा है कि 10,640 रुपए की एक राशि 5% के साधारण ब्याज से 100 वर्षों में 3724 यानी कि 3,724 ब्याज अर्जित करती है। पीआरटी वाले पर है तो एक्स का मान, यानी कि टाइम नहीं दिया है। एसआई बराबर होता है पीआरटी। एसआई का वैल्यू दिया है कितना, ये दिया हुआ है। पीआरटी, पी की वैल्यू जो है 10,640 गुणे टी नहीं दिया हुआ है और 5% का ब्याज दिया है। नीचे में क्या हो जाएगा भाई? 100 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब देखिए 1 0 से 1 0, इससे ये कट जाएगा कितने बार में भाई? 2 बार में। 2 से ये कट जाएगा 532 बार में। 7 5 35, 7 दूने का 14, इससे ये कट जाएगा कितने बार में? 7 बार में। यानी जो टी का मान आया टोटल कट करके 7 साल आया, और वही 7 साल जो है आपका आंसर होगा 7 वर्ष। ऐसे ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत ही इजी होते हैं। और अगर सीआई का प्रश्न दिया होता तो वो गुना वाला पूछता, रेट फाइंड करने वाला पूछता, या दोनों का डिफरेंस पूछता। लेकिन इसमें क्या है भाई कि इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला को अप्लाई करना है, ठीक है ना। एसआई के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 फार्मूला रखिए, 2 फार्मूला रखेंगे, कभी भी एसआई नहीं फंसने वाला है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन क्यों ना हो।
कह रहा है कि पुनीत 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से अपने दफ्तर जाता है। यहाँ पर उसका होम है, यहाँ पर ऑफिस है। इधर से जब जा रहा है तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। जब इधर से वापस आ रहा है तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है। पिछले जो हम लोग क्लास लिए थे उसमें बोल रहा था कि इधर से अगर 60 जा रहा है तो उधर से 50% बढ़ा के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। औसत गति पूछ रहा है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो मैंने आप लोगों को बताया भी था, 2xy बटे में x प्लस वाई। 2 का 2 हो गया, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 90, और नीचे में दोनों को जोड़ देंगे 60 और 90 को, तो 9 6 15 150 हो जाएगा। होगा 1 0 से 1 0 कटा दिए, 3 के पहाड़ा में ये 5 बार में, 3 के पहाड़ा में ये 3 बार में, 5 से ये कट जाएगा 12 बार में, टोटल को गुणा करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। 72 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा, और इसका क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न जो है आप लोगों का ये टाइम एंड वर्क से दिया हुआ है। कह रहा कि ए अकेले कुर्सी 40 दिन में बना सकता है, जबकि बी उसी कुर्सी को 24 दिन में बना सकता है। अब कह रहा है कि वो दोनों बारी बारी एक एक दिन कार्य करते हैं, कोई किसी का हेल्प नहीं कर रहा है। एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, एक दिन ए कर रहा है, फिर एक दिन बी कर रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को आप टेम्पररी तरीके से भी बना सकते हैं, या तो जो आपका आंसर आएगा उसमें 2 से गुणा करके भी बना सकते हैं। तो जो ए है इसमें ये 40 दिन में काम कर रहा है, बी जो है इसमें 24 दिन में काम कर रहा है। क्लियर है? दोनों का अगर एलसीएम देखें तो 120 हो जाएगा। ये 3 काम डेली कर रहा है, ये 5 काम डेली कर रहा है, लेकिन दोनों अलग अलग दिन काम कर रहे हैं। अगर मान के चलो कि अगर दोनों साथ में काम करता है ए और बी मिल करके, तो 120 बटे में कितना हो जाता है दोनों मिला करके, 5 3 8। ठीक है, तो ये आपका लगता कितना दिन, 15 8 120, 15 बार में। यानी कि अगर दोनों साथ साथ काम करता तो 15 दिन में उस काम को कर सकता था, लेकिन दोनों टेम्पोररी तरीके से काम कर रहा है, बारी बारी से काम कर रहा है, तो दोगुना समय लगेगा। तो 2 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा भाई, 30 दिन आ जाएगा। कितना आएगा, 30 दिन। और ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। देखिए सीआई से एसआई से भी प्रश्न कोई दिक्कत नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज से ही दिया है। कर एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में 6 गुना हो जाता है, बहुत ही छोटा है, 4 ईयर्स में 6 टाइम्स हो जाता है ना। ब्याज को वार्षिक आधार पर चक्रवृद्धित किया जाता है, चक्रवृद्धित का मतलब कि चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो 216 गुना होने में कितना समय लगेगा। ऐसा प्रश्न आप लोगों के बहुत ही क्लास में आए हुए हैं। मैंने बताया था कि जो भी आपको बड़ा वैल्यू दिया रहेगा उसको इसी के बेस में तोड़ना है। 6 का 6 लिखेंगे, बेस हमारा यही रहेगा, बेस का मतलब कि 6 ही रखना है। अब देखेंगे कि 6 के पावर कितना रखें कि ये 216 आ जाए, हमेशा इसी प्रकार से सेट करके देता है। तो 6 का क्यूब जो होता है, 6 का क्यूब जो होता है वो कितना होता है भाई, 216 होता है। तो हम लोग 216 ना लिख करके 6 का क्यूब लिख दिए, और जो इसका टाइम आया है, जो पावर उसका आया हुआ है, उसी पावर से इसको हम लोग गुणा कर देंगे। बात समझ में आ रहा है? इसी पावर से इसको गुणा कर देंगे, तो 4 को 3 से गुणा, पावर से गुणा करना है। गुणा किससे करना है भाई, पावर से करना है। तो 4 को 3 से जब गुणा कर देंगे तो चढ़ती है 12 साल हो गएगा, और 12 साल में ये 216 गुना हो जाएगा। 12 साल में 216 गुना हो जाएगा। बहुत ही छोटा कंसेप्ट है, एक बार समझ जाएंगे कभी नहीं भूलने वाले हो भाई, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए अगला जो है, एक दुकानदार 20% की छूट देने के पश्चात 36% का लाभ कमाता है, तो अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना अधिक है। ठीक है, चलिए, कह रहा है कि 20% छूट देने पर उसका जो लाभ है 36% का लाभ कमा रहा है। चलिए मान के चलिए कि उसका जो एमआरपी है, इसमें 3 कंडीशंस आएंगे। ये 100 रुपये है, ठीक है, इसको सेलिंग कर दिया 20% का छूट दे करके, यानी कि 80 रुपये में सेलिंग कर दिया, फिर भी इसको लाभ 36% हो रहा है। तो सीपी कैसे निकालेंगे, तो 80 का 100 बटे में कितना जी, 36, तो 136 हो जाएगा, क्योंकि 36% का लाभ कमा रहा है। चलिए कटाते हैं इसको, 4 से कटेगा क्या,
4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 4 से कटेगा 4 तियाई 12, 4 चौका 16, 2 से कटाएंगे तो ये एग्जैक्ट जो है आप लोगों को पॉइंट में आएगा 40 और 17, 17 दूनी का 34, तभी तो सीपी निकलेगा इसका। 25 को 40 से करेंगे तो 1000 आएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई 17। चलिए कटाते, 17 पाँचे 85, 17 छक दिलोतर से, 17 पाँचे 85, 17 पाँचे 85, 15 बच गया, 150 आएगा, 17 पाँचे 85, 150 आएगा, 9 बार में जाएगा, यानी कि लगभग आप लोगों का 60% के अप्रॉक्सीमेटली आएगा। ठीक है, 60 में और 100 में कितने का अंतर है भाई? अच्छा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 40 अधिक है, 40 मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली अधिक है। ठीक है, कितने पर? 60 पर, और गुणे क्या हो जाएगा भाई 100, इससे ही कट जाएगा 2 और 3, 66 यानी कि 67, लगभग 68% आप लोगों का ऑप्शन आएगा, क्योंकि पॉइंट में आएगा तो उसके अप्रोक्सीमेटली लेकर के बना सकते हैं। 68% अधिक है, तभी तो वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है, फिर भी उसको 36% का फायदा हो रहा है, तो लगभग 68% ज़्यादा मार्क किया है कि हम इतने में बेचेंगे। कर के यदि एक विकर्ण की लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है, ये वर्ग है और इसका विकर्ण जो है 14 सेंटीमीटर है। पिछले क्लास में आया था कि इसको अगर दोगुना कर दिया जाए, क्षेत्रफल को दोगुना कर दिया जाए तो उसका विकर्ण का लंबाई क्या होता है। मैंने क्या बताया था कि रूट में 2 से गुणा कर देना है, 3 गुना करेगा तो रूट में 3 से गुणा कर देना है, 4 गुना करेगा तो 2 से गुणा करना है, क्योंकि रूट में अगर 4 को लिखोगे तो बाहर आएगा तो कितना हो जाएगा भाई 2 ही तो होगा। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। जब विकर्ण दिया हो और उस समय क्षेत्रफल पूछ ले, जब डायगोनल इज गिवन एंड आस्क एरिया, तब उसका फॉर्मूला होता है डी का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर बाई 2, यानी कि विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2 होता है। विकर्ण का स्क्वायर करेंगे 196 हो जाएगा, अब बटे में क्या हो जाएगा भाई 2, कटाएंगे तो 9 दूनी 18, 8 दूनी का 16, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या होगा भाई? डी होगा। जब डायगोनल दिया हो, विकर्ण दिया हो और उससे आपका एरिया पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, तो उस समय फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे में 2, बस। क्लियर? अगला क्या है कि दो संख्याओं का लघुत्तम एलसीएम, ऐसा जो है हम लगातार 3 सीरीज में देख चुके हैं कि ऐसा प्रश्न जो है पूछा है, और मैंने आप लोगों को बताया गेस मेथड से कैसे जल्दी कर सकते हैं। एलसीएम इसका 60 है, ठीक है, और एचसीएफ 4 है। चलिए, बिल्कुल सही बात है। यदि इनका योग, दोनों संख्याओं का जो योग है वो 32 है। अगर ये ज़्यादा बड़ा संख्या दे दिया होता है एलसीएम और एचसीएफ वाला, तो उस समय मान के चलते कि हमें इसको सोल्व करना पड़ेगा, लेकिन बहुत बड़ा नहीं दिया है। ऐसी 2 संख्याएं देखिए कि एलसीएम 60 आ जाए तो 12-15 का भी आ जाएगा, 20-15 का भी आ जाएगा, लेकिन हमें एक और कंडीशन है कि एचसीएफ 4, वो दोनों 4 से कटने भी चाहिए, वो दोनों 4 से भी कटने चाहिए, और दोनों को जोड़ने पर 32 भी आ जाए। तो ऐसी 2 संख्या हमारे नज़र में है, क्या है भाई? 20 और 12 है। 20 और 12 4 से कट जाएंगे, इन दोनों का एलसीएम 60 आ जाएगा, जोड़ने पर 32 भी आ रहा है। इन दोनों का अंतर ही तो पूछा है, 8 होगा। इन दोनों का अंतर क्या होगा? 8 होगा। बहुत ही बढ़िया उम्दा प्रश्न है ये एकदम, और थोड़ा सा आप लोग माइंड लगाएंगे, थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, ये फटाक से बन जाता है। मान चलो कि एलसीएम आप लोगों का कुछ दे दिया होता, 400-500 को अप्रोक्सीमेट दे दिया होता, 300-500 का दे दिया होता, तो उस समय थोड़ा सा हमें जो दूसरा तरीका है, जो इसका फार्मूला है, जो हम लोग अलजेब्रा का सोल्व करते हैं, तो वैसे हमें बनाना पड़ता है इसको। क्लियर है? देखिए, अगला जो है सुमित, रवि, पुनीत। सुमित, रवि एंड पुनीत, देयर आर 3 पर्सन्स। एक कारोबार शुरू करते हैं, ये 45 यानी कि 0 हटा देते हैं, ठीक है, और ये 81 और ये 90। वर्ष के अंत में कुल 4800 रुपए का लाभ होता है। चलिए इसको कटाते हैं। जब कटाएंगे, इसको छोटा करेंगे, तो ये हो जाएगा 9×5 = 45, 9×9 = 81 और 9×10 = 90। क्या करें कि वर्ष के अंत में कुल लाभ 4800 होता है,
और कुल लाभ का 30% चैरिटी में दिया जाता है। तो सबसे पहले तो देखेंगे कि जो 4800 लाभ हुआ है इसका तो 30%, क्योंकि लाभ का बोला है ना, लाभ का बोला है, 4800 रुपये जो फायदा हुआ है उसका 30% चैरिटी में यानी कि दान कर दिया जाता है। जब दान कर दिया जाता है तो जो शेष पैसा बचेगा उसी पैसे को इन तीनों लोगों में अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट बांटना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां पर जो है 00 से 00 हो जाएगा, ठीक। 48 3 144 हो जाएगा और 1 0, यानी कि 4800 में से 1440 रुपये बांट दिया गया। 4800 रुपये में से 1440 रुपये क्या कर दिया गया भाई, चैरिटी में दे दिया गया। तो बाकी बचे कितने आपके 3360 रुपये। अब इस 3360 में से सबको बांटा जाता है। तो सुमित का हिस्सा कितना है, रेशियो कितना है 5, और नीचे में सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और पैसा कितना बचा है 3360, यही पैसा बचा हुआ है। क्लियर। 24 से कटाते हैं, 24 से कटाकर देखते हैं। 24 जब कटाएंगे तो एक बार में 24 हो गया तो 9 बचा, 24 चौका 96 और हो गया 1 0, और 14 पाँचे क्या हो जाएगा 70। 700 रुपये जो है वो सुमित का हिस्सा होगा, ये पैसे में से 3360 में से। कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, ठीक है। और आज के क्लास का जो ये लास्ट प्रश्न था इन्वेस्टमेंट वाला, इसमें हम लोगों ने 2 इन्वेस्टमेंट के प्रश्न देखे हैं, 2 या 3 आप लोगों के मेंस्ट्रुएशन का प्रश्न देखे हैं, 2 टाइम एंड वर्क का भी देखे हैं, और परसेंटेज का भी देखे हैं, एवरेज का भी देखे हैं, ठीक है। तो ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी है। जो लेवल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ इससे थोड़ा सा अप लेवल तक, जो कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज भी कराऊंगा, ठीक है, उसमें आप लोग सीख सकते हैं आसानी से, एकदम आसानी से सीखेंगे विदाउट टेंशन। तो चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। यदि आप लोगों को सारी पॉइंट्स जो हैं, सारे क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आए हों तो फिर वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब करके जाएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद।